हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। हम पढ़ रहे हैं अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। अब इसमें हम लास्ट पॉइंट पे एक तरह से पहुंचे हैं। थर्ड क्वेश्चन जो इस टॉपिक पे है, जो कि हमारा ओवरऑल क्वेश्चन 21 है, मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन, एजिड पेरेंट्स एंड डिपेंडेंट्स। अभी हम पहले बात करेंगे सिर्फ चिल्ड्रन एंड एजिड पेरेंट्स की, सेक्शन 20। इसमें लिखा हिंदू इज लीगली बाउंड टू मेंटेन हिज चिल्ड्रन। इन्होंने लिख दिया लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, यानी फिर तो ये पॉइंट ही रिलेवेंट नहीं हुआ कि बच्चा वैध है या वैध, इससे कोई मतलब नहीं है। एक हिंदू इज लीगली बाउंड टू मेंटेन हिज चिल्ड्रन एंड इसके अलावा वो अपने पेरेंट्स को भी मेंटेन करने के लिए लायबल है। आगे चल के अभी हम पढ़ेंगे कि बच्चा 18 साल तक मेनली ले सकता है, लड़की जब तक उसकी शादी ना हो, और पेरेंट्स अगर उनके पास कोई इनकम ना हो और साथ में वो ओल्ड एंड सिक हो तो वो मेंटेनेंस अपने बच्चे से ले सकते हैं एज ए मैटर ऑफ राइट। सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 जो इस बारे में लिख रहा है वो फादर मदर दोनों की जिम्मेदारी बना रहा है। इस बार ऐसा नहीं है कि सिर्फ फादर एंड मदर आर लायबल टू मेंटेन देयर चिल्ड्रन। भाई आजकल लेडीज भी इक्वल या कई बार तो हस्बैंड से ज्यादा कमा रही हैं, तो ऐसे में जरूर नहीं कि फादर को ही मेंटेन करना अपने बच्चों को, मदर की भी जिम्मेदारी हो सकती है। सो बोथ फादर एंड मदर आर लायबल टू मेंटेन द चिल्ड्रन। सिमिलरली both a son and a daughter are liable to maintain the elderly parents। अब माना था कि पेरेंट्स बूढ़े हो गए हैं और उनकी दो बेटियां ही थी और दोनों मान लेते हैं वेल ऑफ हैं, तो इन दैट सिचुएशन बेटी की भी जिम्मेदारी हो सकती है कि वो अपने एल्डरली पेरेंट्स को मेंटेन करे अगर वो अपनी ड्यूटीज को नेग्लेक्ट कर रही, तो ऐसे में ये उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन सकती है। अब बच्चों को मेंटेन करने की बात आ रही है तो कब तक? जब तक वो 18 के ना हो जाए। डॉटर जब तक उसकी शादी ना हो जाए तब तक तो वो ले ही सकती है। द मेजर एक्सेप्शन इज अनमैरिड डॉटर्स। सन की तो 18 साल तक ही है, लेकिन डॉटर की जब तक कि उसकी शादी ना हो जाए। अब कोर्ट्स में जब ये मैटर्स पहुंचे हैं तो कई बार 18 से बड़े बच्चे को भी मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस के अंदर उसकी एजुकेशन भी तो आएगी ना। अब माना बच्चा 18 से बड़ा हो गया लेकिन वो इंजीनियरिंग कर रहा है, मेडिकल कर रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है, और उसके पास कहां से पैसे आएंगे अगर पेरेंट्स देना बंद कर दे तो? इसलिए कोर्ट्स ने टाइम एंड अगेन ये डिसीजन दिया है कि नहीं भाई, अगर बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसे देने हैं तो देने पड़ेंगे, चाहे वो बेटा भी हो। बेटी के लिए भी अब यहां तो लिखा हुआ मेंटेनेंस। अब लेकिन क्या शादी फिर वो अपने पैसे से करे? एक लड़की मान लेते हैं अपने हिसाब से पढ़ लिख गई लेकिन अभी जॉब नहीं कर रही, तो वो बड़ी तो हो ही गई, 18 की जगह मान लेते हैं 20-22 की हो गई, तो हमने पढ़ा दिया आपको कि हाँ जी जब तक वो मैरिज नहीं होती तब तक मेंटेन करना है पेरेंट्स को, चलो ठीक है। बट मैरिज एक्सपेंसेस, एटलीस्ट रीजनेबल मैरिज एक्सपेंसेस, तो ये भी पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, ये भी पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। अब ये जो मैंने बात आपको पढ़ाई है सुप्रीम कोर्ट की इस 2020 की जजमेंट में क्लियरली दी, अभिलाषा वर्सेस प्रकाश में, कि अगर एक लड़की जो कि अनमैरिड है, हिंदू डॉटर, अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही तो अपने फादर से मेंटेनेंस लेगी इवन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। पहली बात तो कानून में लिखा ही है साफ साफ, फिर पता नहीं केस क्यों हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक क्यों पहुंचा, बट फिर भी पहुंचा तो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आ जाते हैं मेंटेनेंस ऑफ एजिड और इनफर्म पेरेंट्स की। मैंने जैसा आपको बताया कि अगर पेरेंट्स के पास अपनी कोई इनकम नहीं है, दे आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्व्स, इसके अलावा वो एल्डरली हैं। पेरेंट्स हमेशा एल्डरली थोड़ी होते हैं, कईयों के पेरेंट्स जैसे माना वो लड़का 22 का है और पिताजी मान लेते हैं 55 के 56 के, तो वो एल्डरली तो नहीं माने जाएंगे। तो एल्डरली का मतलब तो यही हो गया 60 से ऊपर हो एटलीस्ट, और साथ साथ या फिर वो फिजिकली मेंटली वीक हो, बीमार हो, और वो उनके पास मेन चीज क्या है कि उनके पास अपने आप से कोई इनकम नहीं है। तो फिर बच्चे ये नहीं बोल सकते कि भाई हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं, हम क्या करें। दे हैव टू मेंटेन देयर पेरेंट्स, दिस इज द लॉ। वो बच नहीं सकते, देना ही पड़ेगा। तो ये तो हुआ बच्चों का और पेरेंट्स का। अब चलते हैं हम आगे, सेक्शन 21 मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स। इसकी भी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, अभी पढ़ाऊंगा 2 मिनट बाद। ये क्या कहता है? ये कहता है सपोज किसी हिंदू की डेथ हो गई और उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो किसी को मिल गई, किसी को भी मिल गई, जिसको देनी थी उसको दे दी उसने। मान लेते हैं कि भाई उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी तो उसने विल के हिसाब से अपने दोस्त को दे दी, है ना, अपनी गर्लफ्रेंड को दे दी, ट्रस्ट के नाम लिख दी, जो उसके समझ में आया उसको दे दी उसने। लेकिन डिपेंडेंट्स और भी थे उसकी फैमिली में, मान लेते हैं कि वो नहीं दिया उसने उनको। अब उनका क्या राइट बनता है, कुछ क्या होगा क्या उनका, वो पढ़ना है अभी। सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि किस किस के पास ये राइट है एज ए डिपेंडेंट हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में वो मेंटेनेंस क्लेम करने की उस बंदे से जिसको वो प्रॉपर्टी मिल गई। तो एक तो विडो, जो उसकी विधवा है,
अंटिल शी रीमैरिज। मान लेते वो वाइफ की जगह किसी और को ही थमा गया सारी चीजें, तो वाइफ के पास राइट है कि वो मेंटेनेंस क्लेम करे। माइनर सन्स जब तक वो 18 के नहीं हो जाते। अनमैरिड डॉटर जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। पेरेंट्स जैसा मैंने अभी बताया, इसमें चाइल्डलेस स्टेप मदर भी आएगी। देन विडो डॉटर, ये भी आएगी, बहू अगर विडो है तो, सॉरी बेटी अगर विडोड है तो। देन विधवा डॉटर इन लॉ, बहू, बेटी भी बहू भी। और माइनर ग्रैंड चिल्ड्रन, अगर बेटे की बाय द वे डेथ हो चुकी है तो ये भी। तो इन सबको मेंटेन करना पड़ सकता है किसको, जिसको वो प्रॉपर्टी मिली। बट याद रखना ये पर्सनल लायबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ लायबिलिटी वहीं तक खड़ी होगी जहां तक उसको एसेट्स मिली है, यानी कि वो संपत्ति जो उसको मिली है बस वहीं तक उसकी जिम्मेदारी होगी। अब आप पूछोगे सर एग्जाम के अंदर ये इतनी बड़ी लिस्ट में से एक आध छूट जाए तो, वैसे छूटने जैसा कुछ है नहीं, इमेजिनेशन से भी आप लिखोगे तो सारे पॉइंट्स याद ही आ जाएंगे। अब देखो तो सारे रिश्ते जो परिवार में होते हैं, खानदान की बात नहीं कर रहा, परिवार में वो सारे लिख दिए। मैं फिर से पढ़ देता हूँ, विडो, माइनर सन, अनमैरिड डॉटर, पेरेंट्स, देन विडो डॉटर या डॉटर इन लॉ और ग्रैंड चिल्ड्रन। एक आध छूट भी जाए तो चलेगा, इतनी भी कोई आफत नहीं है। अब रूल्स क्या है मेंटेनेंस का? सबसे पहली बात तो जो मैंने आपको बताया, इट्स नॉट पर्सनल लायबिलिटी, जो एसेट्स मिली है बस उसी से होगा। आउट ऑफ द एस्टेट इनहेरिटेड बाय, जिसको मिली ये थोड़ी उसको ही कंगाल बना दोगे। सपोज एक आदमी मरते हुए किसी को 50 लाख की प्रॉपर्टी देगा, या छोटी बात करते हैं 5 लाख की प्रॉपर्टी देगा और मेंटेनेंस उसको देनी है माना 15 लाख की, तो ये थोड़ी वो कंगाल हो जाएगा इस बात के पीछे। भाई 5 लाख तक की प्रॉपर्टी मिली है तो मैक्सिमम उतना ही तो देगा। दूसरी बात, सपोज कोई ऐसा बंदा है जिसको बिल्कुल विल में कुछ मिला ही नहीं, तो वो उसी से तो लेगा जिसके नाम वो विल लिख गया, चाहे फिर वो एक ट्रस्ट ही हो, तो ट्रस्ट पे ही आप क्लेम कर दोगे कि भाई सारी चीजें वो ट्रस्ट के नाम कर गया, लेकिन मेरे को रोटी तो खिला। तो अगर किसी को कुछ मिला ही नहीं तो फिर वो उससे क्लेम करेगा जिसने वो इनहेरिट की है। तीसरा प्रोपोर्शनेट लायबिलिटी है। सपोज एक आदमी 3 भाइयों के नाम कुछ लिख गया, ऐसे समझ लो, ठीक है, उसको भाइयों से बहुत प्यार था, तीनों के नाम इक्वल कर गया, तो फिर इसका मतलब जो भी मेंटेनेंस देनी है अबव लिस्ट को वो तीनों इक्वल देंगे। या सपोज एक भाई के नाम आधी कर दी 50%, बाकी 2 के नाम 25-25, तो इसका मतलब जो मेंटेनेंस देनी है वो भी 50% वो देगा जिसको 50% प्रॉपर्टी मिली, और 25-25 वाले 25-25 देंगे, सिंपल। एंड लास्ट, जिसके नाम वो की, सपोज वो भी इतना गरीब है उसको भी मेंटेनेंस के लिए उसी प्रॉपर्टी पर डिपेंड होना पड़ रहा है, और अब ज्यादा कुछ उसके पास बचा ही नहीं, उसको लग रहा है कि भाई जो मेरे को दे गया मैं तो उसी से रोटी खा लूं, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा तो बचा ही नहीं, छोटा मोटा कुछ दे गया वो। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट या अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसको माफी भी मिल सकती है कि भाई तेरे को दे के गया लेकिन तेरे को खुद को भी मेंटेन करना है। वो खुद भी मान लेते हैं डिपेंडेंट है, गरीब सा कोई रिश्तेदार था जो इसी ऊपर की लिस्ट में आ रहा है, और अब उसको अपने आप को ही मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है, तो वो दूसरों को कहां से करेगा? तो फिर इन दैट सिचुएशन वो लायबिलिटी उसकी खत्म मानी जाएगी। ठीक है जी। सो जैसा कि आपको पता ही है कि हमेशा एंड में मैं यही बोलता हूं, मैंने अपनी तरफ से इसको अच्छे से पढ़ाया है, इसको 1-2 बार ध्यान से सुन लो, पढ़ लो, फिर भी कोई दिक्कत महसूस करो इन नंबरों पे व्हाट्सएप करो, जिस बुक से पढ़ा रहा हूं उसको खरीदने के लिए भी कनेक्ट कर सकते हो।